क्लियर कट। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। खबरों के जाल में आपका सरोकार कहीं खो न जाए और बयानों के शोर में मुद्दे गायब न हो जाएं, इसीलिए एक खास शो आपको जरूर देखना चाहिए जो दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो आज पूरे अमेरिका में मातम का माहौल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं और अमेरिका की लगभग सारी टॉप सुरक्षा एजेंसियां उस शूटर की तलाश में खाक छान रही है जिसने अमेरिका की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप के करीबी सहयोगी और युवा नेता चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको मैं बताऊंगा कि क्यों इस हत्याकांड की वजह से अमेरिका के साथ साथ भारत में भी हंगामा मचा हुआ है, और यह भी बताऊंगा कि वो कौन सी ताकतें हैं जो लोकतंत्र में उठने वाली आवाजों को गोलियों की आवाज से दबा देना चाहते हैं। लेकिन पहले आपको इस सनसनीखेज हत्याकांड के बारे में विस्तार से बताता। तो 31 साल के चार्ली किर्क यूटा यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान भाषण दे रहे थे और तभी सामने की तरफ से एक गोली चली और उनके गले को चीरते हुए निकल गई। किर्क की हत्या का वीडियो बेहद खौफनाक है। जब एक घटना हुई उस समय इस इवेंट को कवर कर रहे बहुत सारे कैमरे सिर्फ किर्क पर फोकस थे और इस हत्याकांड की तस्वीरें कई कैमरों में अलग अलग एंगल से कैद हो गई। घटना के समय वहां लगभग 3000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। प्राइवेट गार्ड्स के साथ साथ इवेंट में 6 पुलिस अधिकारी भी तैनात थे। बावजूद इसके शूटर कामयाब हो गया। और तो और किर्क का कातिल अभी भी सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे से बाहर है। यूटा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने दावा किया है कि शूटर ने सिर्फ एक गोली चलाई और किर्क सिर्फ एकमात्र टारगेट थे उस शूटर के। और विडंबना देखिए कि जब किर्क पर गोली चली तब वो अमेरिका में बढ़ते गोली कांड पर ही बात कर रहे थे। इस दौरान वो स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब दे रहे थे और एक सवाल मास शूटिंग्स के बारे में था। किर्क ने उसका जवाब दिया और जैसे ही वो अगले सवाल का जवाब देने वाले ही थे कि एक गोली सामने से उनकी गर्दन में लगी। आसपास मौजूद लोगों के मुताबिक गोली चलने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और किर्क की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो कुर्सी से नीचे गिर पड़े। वीडियो क्लिप में साफ दिखाई दे रहा है कि गोली की आवाज के साथ ही किर्क कुर्सी से गिरे और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। आसपास मौजूद लोग जमीन पर लेट गए। बहुत से लोग चिल्लाने लगे और फिर जैसे भगदड़ मच गई। गोली लगने के बाद किर्क को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 2 घंटे तक इलाज के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका, उन्हें मृत घोषित कर दिया। किर्क की हत्या कितनी बड़ी वारदात है, अगर ये समझना है तो आप इसे राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया से समझिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किर्क की मौत को लेकर दुख जताते हुए पोस्ट किया और फिर 4 मिनट लंबा एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने किर्क की हत्या को अमेरिका के लिए एक काला दिन बताया और दावा किया कि किसी कीमत पर किर्क के कातिल को पकड़ कर रहे हैं। This is a dark moment for America. Charlie Kirk traveled the nation, joyfully engaging with everyone interested in good faith debate. His mission was to bring young people into the political process, which he did better than anybody ever, to share his love of country and to spread the simple words of common sense. On campuses nationwide, he championed his ideas with courage, logic, humor, and grace. It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals, directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today. And it must stop right now.
My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence, including the organizations that fund it and support it, as well as those who go after our judges, law enforcement officials, and everyone else who brings order to our country. तो अब ये समझिए कि आखिरकार किर्क की हत्या से ट्रंप इतने बौखलाए हुए क्यों हैं। तो चार्ली किर्क अमेरिका में राइट विंग के सबसे जाने माने एक्टिविस्ट थे और राष्ट्रपति ट्रंप के बहुत करीबी सहयोगी थे। साल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में किर्क ने ट्रंप को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और किर्क ने अमेरिका के युवा वोटरों, खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स को कंजर्वेटिव विचारधारा से जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। किर्क की एक संस्था है टर्निंग पॉइंट यूएसए। यह संस्था आज अमेरिका की सबसे बड़ी कंजर्वेटिव स्टूडेंट मूवमेंट है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स मेंबर हैं। किर्क की सोशल मीडिया पर जोरदार फॉलोइंग है। सिर्फ एक्स प्लेटफॉर्म पर उनके 53 लाख फॉलोअर्स हैं और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो छात्रों के बीच में और कंजर्वेटिव्स के बीच में वो कितने लोकप्रिय थे। उनका रेडियो शो है द चार्ली किर्क शो, जो कि हर महीने 5 लाख से ज्यादा लोग जिसको सुनते हैं। साल 2024 में टर्निंग पॉइंट यूएसए की पॉलिटिकल विंग ने ट्रंप के लिए गेट आउट द वोट ये कैंपेन चलाया था, जिससे उन कंजर्वेटिव वोटरों को लामबंद करने में मदद मिली थी जो आमतौर पर वोट करने नहीं निकलते थे। इस कैंपेन के जरिए उनको घरों से निकालकर उनको पोलिंग बूथ तक ले जाने की जो मुहिम उन्होंने चलाई, उसका ट्रंप को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। कहते हैं कि जो किर्क का पूरा अभियान था वो ट्रंप के लिए पिछले चुनाव में एक गेम चेंजर साबित हुआ था और इससे पहले किर्क ट्रंप के 2016 वाले चुनाव कैंपेन में भी काफी एक्टिव थे और यही वजह है कि किर्क के जाने से ट्रंप न सिर्फ दुखी हैं बल्कि भयंकर गुस्से में भी और शूटर की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए एजेंसियों को पूरी ताकत झोंक देने का हुक्म दिया है। हत्यारे की तलाश अमेरिकी फेडरल, स्टेट और लोकल लेवल की कई एजेंसियां कर रही हैं और एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके मुखिया आकाश पटेल हैं, इस जांच का नेतृत्व कर रही, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इसलिए अमेरिका की सारी जांच एजेंसियां मिलकर हत्यारे को पकड़ने के लिए मुहिम चला रही। इसमें जनता की मदद ली जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई वीडियो है, कोई फोटोग्राफ है जिससे कि हत्यारे को पकड़ने में मदद मिल सकती है, तो आप हमारे साथ शेयर करें। यूटा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी का कहना है कि गन शॉट पास की एक बिल्डिंग, जिसको कि लोसी सेंटर कहा जा रहा है, उसकी छत से फायर किया गया और लोसी सेंटर कार्यक्रम जो स्थल है उससे करीब 200 मीटर की दूरी पर है और वो कैंपस का ही हिस्सा है। शूटिंग के लिए इसी लोकेशन के इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा एजेंसियां ये शक कर रही है, क्योंकि गोलीबारी से पहले और बाद में जो वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें गहरे रंग के कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति को लोसी सेंटर की छत पर टहलते हुए देखा गया और हत्या के कुछ क्षण पहले, कुछ ही सेकंड पहले एक और वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। किसी शौकिया व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया था एक फुटेज, उसमें भी इमारत की छत के किनारे एक आदमी लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। गोलीबारी के कुछ ही पल बाद किए गए एक और वीडियो रिकॉर्ड में जो छत पर किसी व्यक्ति को दौड़ते हुए देखा गया, ये वीडियो भी बहुत वायरल है और ये सारी तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं और सारी वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से ये उस समय का वीडियो है जिस समय की गोलीबारी हुई। जैसे ही गोली चली उसके बाद देखिए सारे लोग जो वहां पर मौजूद थे वो किस तरीके से झुक जाते हैं और जो हम लाल गोले में आपको दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं साफ साफ। वहां एक व्यक्ति जो है वो छत पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद वो व्यक्ति वहां से भागता हुआ भी दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि असल में जो हत्यारा था वो यही व्यक्ति था जो कि लोसी बिल्डिंग है उसकी छत पर मौजूद था। तो निश्चित रूप से उसके पास कोई स्नाइपर राइफल रही होगी जिससे कि उसने इतना सटीक निशाना लगाया। इन सारी तस्वीरों की ये सारे वीडियो जो हैं इस सब की जांच की जा रही। अभी तक अधिकारियों ने हमले के पीछे किसी मकसद का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जैसी परिस्थितियां दिख रही है
उसमें गोलीबारी को राजनीतिक हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है और खुद ट्रंप ने भी इसी तरफ इशारा किया। हाल में अमेरिका के भीतर जिस तरीके से नेताओं को निशाना बनाया गया, वो एक खतरनाक ट्रेंड भी सुरक्षा एजेंसियों के ध्यान में। चार्ली किर्क को ठीक उसी तरह गोली मारी गई जैसे बीते साल चुनाव के अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को पेंसिल्वेनिया में निशाना बनाया गया था, टारगेट किया गया था। और आपके जहन में वो तस्वीर भी होगी, 13 जुलाई 2024 को ट्रंप पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी समय उनको टारगेट किया गया था। तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, आप देखिए कि किस तरीके से ट्रंप को गोली मारी गई थी। ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से से कोई छू कर एक गोली निकल गई थी जिसमें वो घायल हो गए थे, उनके कान से खून गिरता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो ट्रंप को मारने की कोशिश करने वाला जो शख्स था, थॉमस मैथ्यू क्रुक्स, जिसने कि पास की एक इमारत की छत पर पोजीशन ले रखी थी और उसके पास AR-15 राइफल थी जिससे कि उसने 8 राउंड फायर किया था। हालांकि ट्रंप की जो सुरक्षा में जो मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे, उनकी जवाबी कार्रवाई में जो सीक्रेट सर्विस के काउंटर स्नाइपर टीम वहां मौजूद थी, उन्होंने उसको गोली मारकर क्रुक्स को वहीं ढेर कर दिया था। लेकिन इस बार जिसने चार्ली किर्क की हत्या की, वो भाग जाने में, वहां से फरार हो जाने में कामयाब हो गया। और इस दफा जो शूटर था, वो अपने खतरनाक इरादे को अंजाम तक पहुंचाने में पूरी तरीके से कामयाब हो गया, जबकि ट्रंप के मामले में जो गोली थी वो एकदम यूं समझिए कि बाल बाल बच गए थे ट्रंप। तो किर्क की हत्या के बाद ट्रंप ने जो बड़ा दावा किया, उससे हमलावर को लेकर एक बड़ा इशारा मिल रहा। ट्रंप ने हत्याकांड के लिए कट्टर वामपंथ को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किर्क की जान ऐसे लोगों ने ले ली जो ट्रंप की नीतियों को नापसंद करते हैं? क्या ग्लोबल लेवल पर लेफ्ट और लिबरल माइंडसेट की आड़ में हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका शिकार एक बार ट्रंप बनते बनते बचे थे और इस बार किर्क नहीं बच पाए उससे? क्या वामपंथी राजनीति में जिस तीखी और द्वेषपूर्ण भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, क्या उससे हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है? ये वो सवाल हैं जिसको कि खारिज नहीं किया जा सकता, जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। क्या इजराइल युद्ध से लेकर माइग्रेंट्स को लेकर जो ट्रंप और उनकी टीम की जो दक्षिणपंथी सोच है और उस सोच से मुकाबला करने में नाकाम रहने वाली ताकतें, क्या बम, बंदूक और गोली की भाषा पर उतर आई है? ये वो सवाल हैं जो आज सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। अमेरिका के साथ साथ भारत में भी ये सवाल पूछा जा रहा है। खुद सत्ताधारी बीजेपी के नेता कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला दावा कर रहे हैं कि अपने देश में जो लोग मोहब्बत के नाम पर नफरत की दुकान चलाते हैं और नफरत का सामान बेचकर किसी व्यक्ति विशेष कर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा की बातें करते हैं, जैसे लाठियों से मारो, कब्र खोदो या हिटलर जैसी मौत दो, इस तरह की जो बातें करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ऐसे शब्दों और इस तरह की गलतियों का कितना गंभीर परिणाम हो सकता है। ट्रंप ने भी तो अपने बयान में यही कहा कि उन्हें फांसीवादी कहा जा रहा है, उन्हें फासिस्ट कहा जा रहा है, उनकी विचारधारा को फासिस्ट कहा जा रहा है, नाजियों से उसकी तुलना की जा रही है। और पूरी दुनिया में जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, वो अपने वैचारिक विरोधियों को इसी तरीके से फांसीवादी और नाजी साबित करने पे तुले हुए रहते। तो अमेरिका में जो कुछ हुआ उसको लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है। भारत में यदि कुछ लोग इस तरह की नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे और हिंसा के लिए उकसाने वाले बयान देंगे, तो इससे समाज और देश के लिए किस तरह का खतरा पैदा हो सकता है, ये समझने वाली बात है। तो क्लियर कट में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि क्या नेपाल में जेनजी आंदोलन में फूट पड़ चुकी है।
तो जिस जेनजी क्रांति ने नेपाल में 48 घंटे में तख्ता पलट कर दिया, जिन क्रांतिकारी युवाओं ने नेपाल में भ्रष्टाचार मुक्त नया सिस्टम बनाने की मांग की, जिन्होंने नेपाल की मौजूदा राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को नकारा, उन्हें नेपाल की सियासत से बाहर करने की जिद ठानी, क्या उन्हें तोड़ने और उनके बीच फूट डालने की साजिश हो रही? किसके इशारे पर एक खेल खेला जा रहा है, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। क्या नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री का नाम फाइनल करने की प्रक्रिया इसी खेल की वजह से और उलझती हुई दिखाई दे रही? और ये सारे सवाल इसलिए यूं ही नहीं उठ रहे हैं। अभी से 24 घंटे पहले की बात दुनिया के सामने आ गई थी कि नेपाल के जेनजी युवाओं ने नेपाल को फिर से पटरी पर लाने के लिए सुशीला कार्की को अपना अंतरिम नेता चुनने का मन बना लिया है और वो उनकी प्रतिनिधि बनकर नेपाल के आर्मी चीफ से बात करेंगे और नेपाल में नई शासन व्यवस्था, नई सरकार का एक तरीके से मार्ग प्रशस्त करेंगी। उसके लिए जो चुनाव होंगे, वो जो भी इसके लिए प्रक्रिया होगी, उसको पूरा कराने का जिम्मा सुशीला कार्की के कंधों पर होगा। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं और भ्रष्टाचार के लिए अपने जीरो टॉलरेंस के लिए जानी जाती हैं। कल शाम जेनजी मूवमेंट के युवाओं के बीच 4 घंटे तक चली मैराथन मीटिंग के बाद उनका नाम एक तरीके से फाइनल हुआ था। 48% युवा उनके समर्थन में थे। लेकिन फिर एक ही रात में तस्वीर कैसे बदल गई, माहौल कैसे बदल गया? सुशीला कार्की के विरोध में जेनजी मूवमेंट का एक तबका अचानक से कैसे खड़ा हो गया? अभी जो टीवी स्क्रीन पर हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, वो नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज सिगदेल के सरकारी आवास के सामने का वीडियो है। इस वीडियो को देखिए गौर। यहां जो बड़ी संख्या में नौजवान जुटे हुए हैं, सुशीला कार्की का ये विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन तब हो रहा था जब सुशीला कार्की और नेपाल के आर्मी चीफ के बीच मुलाकात की खबरें इंटरनेशनल मीडिया में चल रही। इस मुलाकात में नेपाल को मौजूदा हालात से आगे ले जाने की रणनीति पर बात होनी थी और बाहर किस तरह का प्रदर्शन हो रहा था, हम आपको उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। नेपाल आर्मी चीफ ने मुलाकात के लिए सुशीला कार्की के साथ दुर्गा परसाई को भी मुलाकात के लिए बुलाया था। दुर्गा परसाई नेपाल में राजशाही के समर्थक हैं और वो पूर्व माओवादी नेता हैं जो अब नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रहे हैं। नेपाल संकट का जल्द से जल्द संवैधानिक हल निकल सके, इसके लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निर्देश पर नेपाल आर्मी चीफ सभी पक्षों से मिलकर एक रणनीति उन्होंने बनाने की पहल की और उनकी कोशिश थी कि इसके जरिए कोई रास्ता निकाला जाए जिससे कि अराजकता और अस्थिरता का जो माहौल है, इसको खत्म किया जा सके। सुशीला कार्की और दुर्गा परसाई से मुलाकात करने से पहले नेपाल आर्मी चीफ ने जेनजी मूवमेंट के 7 प्रतिनिधियों को आर्मी हेडक्वार्टर भी बुलाया था। उस मुलाकात के बाद जेनजी मूवमेंट के प्रतिनिधि बाहर आए और मीडिया से उन्होंने बातचीत शुरू की और तब उनमें फूट की बात सामने आई। जेनजी मूवमेंट से जुड़े दिवाकर दंगल, अनिल बनिया और जुनल गदाल जैसे चेहरों ने नेपाली मीडिया के सामने जो बात रखी, उसको आपको सुनाएंगे अभी। और उसी में उन्होंने, ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उसी बातचीत की तस्वीर है और इसमें इन्होंने जो कहा वो बहुत ही हैरान करने वाला। दिवाकर दंगल ने कहा कि हमें तोड़ने की कोशिश हो रही है। कुछ पार्टियों के लोगों को एक गलत फहमी है कि वो हमारे बीच घुसपैठ कर सकते हैं, हमारे बीच भेदभाव पैदा कर सकते हैं। हमारे प्रदर्शन के दौरान नेपाल में जो खून खराबा दिखा, उसके पीछे वही पार्टियां और उन्हीं के लोग हैं। हम अपने देश में खून खराबा नहीं चाहते। हमारा इरादा बस मौजूदा सरकार को हटाना था। अनिल बनिया ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जेनजी मूवमेंट के युवाओं ने ऑनलाइन सर्वे के नतीजों के बाद सुशीला कार्की का नाम फाइनल किया था और हम चाह रहे थे कि 6 महीने के अंदर नेपाल में चुनाव करवाने की स्थिति बन जाए ताकि यहां एक स्थिर और मजबूत सरकार का गठन हो सके। जेनजी मूवमेंट में यह बिखराव तब दिखना शुरू हुआ जब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओपी शर्मा ओली के नाम से एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और नेपाल में हुई क्रांति का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की जाने लगी। इस चिट्ठी में केपी शर्मा ओली ने क्या लिखा है, जरा उसको भी देखिए।
तो उन्होंने लिखा कि डियर जेनजी, आज मैं शिवपुरी के इस एकांत सुरक्षा क्षेत्र में नेपाली सेना के सैनिकों से घिरा बैठा हूं और तुम्हें याद कर रहा हूं। सरकारी कार्यालयों में आगजनी, तोड़फोड़ अचानक नहीं हुई। आपके मासूम चेहरों का इस्तेमाल गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। मैंने जिद की कि हमारे देश में व्यापार करने वाले सोशल नेटवर्क हमारे नियमों का पालन करें और रजिस्टर्ड हों। मैंने जिद की कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा हमारे हैं। मैंने जिद की कि जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, भगवान श्री राम का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था। और अगर मैं अपनी इन जिदों से पीछे हट जाता तो मुझे कई और अवसर मिल सकते थे, बहुत कुछ मिलता। अगर मैंने लिम्पियाधुरा सहित नेपाल का नक्शा संयुक्त राष्ट्र को नहीं भेजा होता या दूसरों को मनमानी चलाने दी होती तो मेरी जिंदगी किसी और ही दिशा में जा रही होती। नेपाल में क्रांति की वजह से युवाओं यानी कि जेनजी आबादी में देश में जो फैले भ्रष्टाचार, नेताओं के भाई भतीजावाद और इन सब चीजों को लेकर के भारी गुस्सा था। आम नेपाली जनता की अनदेखी को लेकर वो बहुत आक्रोश में थे। उनके साथ सिस्टम जिस तरह का जालिम व्यवहार कर रहा था और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, यह बात उन्हें नागवार गुजर रही थी और एक चिंगारी उठी और नेपाल में एक तरीके से तख्ता पलट हो गया। लेकिन ओली ने जो चिट्ठी लिखी, उन्होंने नेपाल में क्रांति की पीछे की इन वजहों को खारिज कर दिया और जानबूझकर भारत पर सवाल उठाने की कोशिश की और इस पूरे तख्ता पलट का एक तरीके से ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की। जबकि ये पूरी दुनिया जानती है, नेपाल की जनता समेत सबको पता है कि हकीकत क्या है। लेकिन एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए उन्होंने नेपाल की जनता से हमदर्दी हासिल करने की एक कोशिश की, क्योंकि सबको पता है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा हमेशा से भारत का हिस्सा है और भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये सनातन के सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। लेकिन ओली की चीन से जो नजदीकियां हैं, ये पूरी दुनिया को मालूम है और उनकी सरकार में भारत से नेपाल के रिश्ते कैसे बिगड़े, ये भी सबको पता है। कोविड के वायरस को लेकर दुनिया में जब चीन पर उंगलियां उठ रही थी, तब ओली ने बयान दिया था कि इसके पीछे भारत हो सकता है। सोचिए कि जो व्यक्ति भारत विरोध में इस कदर अंधा हो कि वो कोरोना वायरस को भी भारत की देन बता रहा हो, आप उस ओली से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। भारत को लेकर ओली की सोच आप इससे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो भारत विरोध में किस हद तक जा सकते हैं। आज जो ये पूरा आंदोलन हुआ, जो जेनजी क्रांति हुई, अगर उसका ठीकरा भी वो भारत पर फोड़ रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। ओली से यही उम्मीद की जा रही है। राजनीति के जानकार बहुत पहले से कह रहे थे कि ओली ने सरकार में रहते भारत विरोधी विवाद चीन के इशारे पर छेड़ा था और जानबूझकर लिम्पियाधुरा और लिपुलेख का मामला उठाया। जानबूझकर भगवान श्री राम को के जन्म स्थान को लेकर उन्होंने विवाद पैदा किया और अब तख्ता पलट के बाद खुद को पाक साफ बताते हुए भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का विरोधी साबित करने के लिए वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि नेपाल में जेनजी मूवमेंट में फूट डालने की जो कोशिश हो रही है, जिसका आरोप इस मूवमेंट से जुड़े हुए युवा लगा रहे हैं, जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ओली की चिट्ठी क्या उसी का हिस्सा है? क्या ओली समर्थक भारत विरोध की आड़ में नेपाल में एक अलग तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, एक भारत विरोधी माहौल बनाना चाहते हैं? इन सवालों के बीच नेपाल की सेना एक तरीके से सतर्क दिखाई दे रही है। नेपाल में नई व्यवस्था बनने तक आगे किसी भी तरह के हंगामे से सख्ती से निपटने के लिए वो तैयार दिख रही है और यही वजह है कि कर्फ्यू में तो ढील दी जा रही है, लेकिन साथ में ये अनाउंस भी किया जा रहा है कि भीड़ जुटाने की किसी भी कोशिश को सेना सख्ती से निपटेगी, गोलियां चलाने से भी नहीं चूकेगी। नेपाल से नवभारत संवाददाता विनोद मिश्रा की एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं।
ये व्यवस्था की गई है कि कुछ कुछ घंटे की कर्फ्यू की ढील दी जाए ताकि लोगों के जीवन को ज़्यादा प्रभावित न हो। और इस लिहाज से एक बार फिर जो सेना है वो ट्रैफिक पे देखिए कैसे अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो आम समुदाय के लोग हैं, जो नेपाली लोग हैं, अगर वो घरों से बाहर निकले हैं तो सड़कों पे न रहें, घरों के अंदर जाएं, अनावश्यक भीड़ कहीं ना हो, इकट्ठे ना हो। और ये लगातार अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है। मकसद यही है कि ये कहा जा रहा है कि अगर आप अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करते हैं तो नेपाली सेना जो है वो गोली भी चला सकती है। तो ये अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है लगातार, और ये व्यवस्था की जा रही है कि जो सेना के जवान हैं वो जो व्यवस्था है उसको मॉनिटर करें, उसको देखें। तो केपी शर्मा ओली की चिट्ठी के बाद जेनजी मूवमेंट में दो फाड़ होने की खबर भी आई, लेकिन बात एक हद से ज्यादा बिगड़ी नहीं है। नेपाल के युवा किसी भ्रम में नहीं हैं और वो जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, कि सुशीला कार्की का विरोध कर रहा जो एक खेमा है वो एक नए नाम पर सहमत हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है, और वो है कुलमान घिसिंग। मौजूदा घटनाक्रम में अंतरिम पीएम के लिए उनका भी नाम बढ़ाया गया है, इस तरह की बातें भी निकल के आ रही। कुलमान घिसिंग कौन है, जरा एक बार संक्षेप में वो भी जान लीजिए। तो कुलमान नेपाल इलेक्ट्रॉनिक्स अथॉरिटी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और 2 बार वो इस पद पर रह चुके हैं। उनका जन्म 25 नवंबर 1970 को नेपाल के रामेछाप जिले में हुआ था और भारत के जमशेदपुर शहर में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नेपाल के कई इलाकों में बिजली की समस्या को दूर किया और कई जगहों पर बिजली उपलब्ध कराई। इस वजह से उनकी पहचान नेपाल के बिजली मैन के रूप में होती है नेपाल में, और नेपाल के युवाओं को भरोसा है कि उन्होंने जिस तरीके से नेपाल में बिजली समस्या को दूर किया बहुत हद तक, वो आने वाले समय में अगर उनको जिम्मेदारी मिलती है तो वो एक स्वच्छ सरकार और एक अच्छी सोच वाली सरकार देने में कामयाब रहे। हम नेपाल में ऐसे गवर्नमेंट चाहते हैं। हम पर्सनली एक व्यक्ति का किसी का नाम ले नहीं सकता क्योंकि अब जो भी आ रहे हैं वो एक होते हैं, 1 ग्रुप बताते हैं इसको बनाना चाहिए, 2 ग्रुप अनदर ग्रुप बनाते हैं इसको बनाना चाहिए। लेकिन हमको ऐसा बनाना चाहिए जिसको सब नेपाली को एकत्रित कर सकते हैं। अब नेपाल को क्या एक नाम तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, वो कौन नाम हो सकता है? ये नाम अभी हम पर्सनली डिसाइड करेंगे तो फिर दूसरे हमारे विरोध करेंगे। क्या लगता है आपको कौन आना चाहिए पावर में? अभी तो पावर में कोई आएगा ना? बहुत संभाल रहा है, जितना संभाल सकता है अभी नेपाल आर्मी। लेकिन नेपाल आर्मी के हाथ में तो आप कंट्रोल दोगे नहीं, आपको तो कोई गवर्नमेंट चाहिए। तो गवर्नमेंट कौन हो सकता है? क्या जो नाम चल रहे हैं? गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमको ओनली लीडर चाहिए, एक नेतृत्व। कौन लीडर होना चाहिए? वो लीडर कौन होगा? मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन इज हियर बालेन, बिकॉज बट ही डिनाइड टू टेक अ कंट्रोल। तो अभी सुशीला कार्की के नाम चला, तो आर यू ओके विद दैट नेम? सुशीला कार्की, आई डोंट थिंक अबाउट सुशीला कार्की। तो अंतरिम सरकार का मुखिया कौन हो, इसको लेकर के नेपाल की जनता एक मत नहीं है और कई नामों पर विचार हो रहे हैं और जितने मुंह उतनी बातें हैं। एक तरीके से आप देखिए, किसी ने कहा कि हमारे लिए तो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि बालेन अगर नेता हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। कई लोग कह रहे हैं सुशीला कार्की हो, और इस तरीके से अलग अलग नाम आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो सुशीला कार्की को लेकर के एक माहौल बनाया गया, और जब एक बार सहमति बन गई थी बहुमत से सुशीला कार्की के नाम पर, तो फिर उनके नाम पर क्यों विवाद पैदा किया गया, उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है उसको भी जरा एक बार समझ लीजिए। तो सुशीला कार्की ने पिछले दिनों पीएम मोदी की तारीफ की थी और भारत में उनकी शासन व्यवस्था को उन्होंने शानदार बताया था और कहा था कि मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तरह आगे बढ़ रहा है, हर तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, वो एक सीखने वाली बात है। ये तब नेपाल में सरकार चला रहे केपी शर्मा ओली को उनकी एक नसीहत के तौर पे माना गया था। और ये बात जो है तो केपी शर्मा ओली को जाहिर सी बात है उनको तो बुरी लगी ही होगी, उनको तो नागवार गुजरी ही होगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि एक तरीके से भारत विरोधी मानसिकता के हैं, खास करके जो केपी शर्मा ओली के समर्थक हैं, उन्होंने इसी बयान को एक बहाने के तौर पे उन्होंने इसको पेश किया और कहा कि ये जो भारत का समर्थन करने वाले लोग और इस तरीके से खुलेआम मोदी सरकार का समर्थन करने वाले लोगों को हम अंतरिम सरकार का मुखिया नहीं बना सकते।
तो जेएनजी मूवमेंट की तरफ से जो जारी चिट्ठी है उसमें सुशीला कार्की के नाम पर असहमति की जो वजह बताई गई है उसमें क्या लिखा गया है? तो उसमें लिखा गया है कि सुशीला कार्की की उम्र जो है वो 70 साल की हो गई है और इस उम्र की जो नेता है वो जेएनजी मूवमेंट का लीडर नहीं हो सकता, इसलिए हम उनके नाम पर सहमत नहीं। तो जेएनजी मूवमेंट के प्रतिनिधियों की नेपाली आर्मी से जो अब दूसरी मुलाकात होनी है उसमें सुशीला कार्की की जगह कुलमान घिसिंग के नाम पर या यूं कहे कि सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी और ये मीटिंग भी आज ही होनी है। ऐसे में देखना यह है कि इस मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है। और इस बीच नेपाल से एक नई तस्वीर आ रही है, वो आपको दिखाते हैं कि नेपाल के वीरगंज से नवभारत संवाददाता साकेत कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट, क्या हालात हैं अभी और किस तरीके से नेपाल जो पिछले 2 दिनों में वहां बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी और उपद्रव की घटनाएं हुई, उससे निपटने की कैसे कोशिश कर रहा है, उससे कैसे उबर रहा है। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं वीरगंज से। मध्य प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर लाल बाबू राउत के घर पे अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए जो प्रदर्शन हुआ था, प्रदर्शनकारियों ने इस घर को क्षतिग्रस्त किया, किस तरह से तोड़फोड़ यहाँ पर भी हुई है। शीशे तमाम जो घर के हैं टूटे हुए हैं, अंदर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है घर को। वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। घर के अंदर देखिए, ये एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं नेपाल के मध्य प्रदेश के और उनके घर पर किस तरह से जसपा पार्टी है इनकी और उसके ये प्रमुख हैं और देखिए घर पर किस तरह से तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। जो गुस्सा है, खास करके नेताओं को लेकर भी जो गुस्सा प्रदर्शनकारियों के अंदर था, जिस तरह से सरकार के खिलाफ ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ, उसका नतीजा ये है कि किस तरह से यहाँ पर देखिए टुकड़े जो है वो पड़े हुए हैं। घर के कुर्सियों के जो फर्नीचर है, शीशे हैं, तमाम चीजें यहाँ पर टुकड़ों में पड़े हुए हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान देखने को मिली है। अंदर जो है देखिए ये गैराज है, गैराज के अंदर भी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं किस तरह से जो गाड़ियां हैं उसको आग के हवाले कर दिया गया है। ये जो तमाम गाड़ियां आप देख पा रहे हैं, 2 गाड़ी लगी हुई है यहाँ पर और दोनों जो है वो जलकर खाक हो चुकी है। जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनकारी आए और आगजनी की, तोड़फोड़ की है, वो तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लोग यहीं के हैं? हम भीतर रहते हैं। अच्छा, आप इसी घर में रहते हैं? कैसे ये कब हुआ था, क्या टाइमिंग थी, कैसे हो गया ये 12 बजे हुआ है। अच्छा, इसमें काफी लोग आए थे, 1500 आदमी आए थे। उसमें आगे सब तोड़फोड़ करके में आगजनी कर ले है। 1200-1300 लोग थे। हाँ। तो कैसे आंदोलन के दौरान जो पूरा लीडरशिप था, जो एक तरीके से देखा जाए तो जो नेपाल में पिछले कई सालों में जो वहाँ का पुराना लीडरशिप था, जो उसको किस तरीके से टारगेट किया गया एक एक करके, और वो चाहे देश के किसी भी हिस्से में थे, उनको कहीं भी बख्शा नहीं गया। वीरगंज से उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट अभी आपने देखी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्लियर कट में आपको खतरनाक आतंकी सिंडिकेट के बारे में बताते हैं जो हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की स्थापना के लिए एक बाकायदा कॉर्पोरेट स्टाइल में उसको ऑपरेट किया जा रहा था। क्या है वो पूरा सिंडिकेट, जरा देखिए। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले 2 दिनों में जिन 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनके मंसूबे और इरादे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये आतंकी पाकिस्तान की शह पर न सिर्फ हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहे थे, बल्कि जिहाद का एक नया मॉडल तैयार करना भी इनका मकसद था और इस मॉडल का नाम इन्होंने दिया था खिलाफत। एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह ये अपने मिशन को अंजाम देने में जुटे हुए थे और 4 राज्यों में जो 5 अलग अलग आतंकियों को जो गिरफ्तार किया गया है, उसमें से सूफियान अबू बकर खान, आफ्ताब कुरैशी, इन दोनों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। कामरान कुरैशी को मध्य प्रदेश से और मोहम्मद हुजैफ यमन को तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अशरार दानिश को रांची से दबोचा गया है। तो इंग्लिश ऑनर्स में पोस्ट ग्रेजुएट और केमिकल बम बनाने में एक्सपर्ट अशरार दानिश ही इस पूरे आतंकी नेटवर्क का एक तरीके से लीडर था। और दानिश वैसे तो लॉज में रहता था, लेकिन बताया जाता है कि वो ऑनलाइन बम बनाने के सामान मंगाता था
और उसको बनाने और उसको असेंबल करने, उसको इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग वो अपने ग्रुप के बाकी लोगों को दिया करता था। और वैसे वो सामने से एसएससी की तैयारी के नाम पर वो लॉज में रहता था और लॉज से ही वो सारा नेटवर्क चला रहा था। दानिश को गजवा लीडर के कोड वर्ड के नाम, एक तरीके से कोड वर्ड दिया गया था और उसके जो सहयोगी थे या उसके जो साथी आतंकी थे उसको इसी नाम से जानते थे। और बताया यह भी जा रहा है कि उसको एक सीईओ के नाम से भी उन्होंने एक कोड वर्ड दे रखा था और उस नाम से ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी कॉरपोरेट कंपनी का मुखिया हो, लेकिन असल में उसका जो मकसद था वो इस देश में आतंकी वारदातों को अंजाम देना था। तो कई बार प्रोफेशनल दिखने के लिए और कोई शक न करे उन पे, इसके लिए उन्होंने अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था वो भी उसमें उन्होंने कहीं लिखा था एंट्रेंस, कहीं लिखा था इंटरव्यू, और इस तरह के ग्रुप उसने बना रखे थे जिससे कि ऐसा लगे कि वो वाकई अभ्यर्थी है और वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसमें जो दानिश है वो इस ग्रुप में अपने आप को सीईओ के तौर पे या कई बार प्रोफेसर कोड के नाम से वो अपने आप को प्रेजेंट करता था ताकि जो उस ग्रुप के नए लोग हैं वो उसकी असली पहचान से वाकिफ नहीं हो पाए। और इसका जो इनर ग्रुप था लेकिन उसमें उसने अपना जो कोड वर्ड अपने लिए रखा था वो था गजवा लीडर, यानी कि जो एक उसका जो क्लोज ग्रुप था उसमें तो लोग जानते थे, उसकी असली पहचान से वाकिफ थे, लेकिन जो बाकी के जो व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें कि जिसके जरिए नए नए लोगों को रिक्रूट करने का काम किया जा रहा था, उसमें उसकी जो पहचान है कहीं पर सीईओ तो कहीं पर प्रोफेसर के रूप में दिखाई जाती थी। ग्रुप में हर मेंबर को उसकी काबिलियत के हिसाब से काम सौंपा जाता था, जिसमें कि कारतूस बनाने से लेकर, कारतूस खरीदने से लेकर, टारगेट किलिंग करने और ऐसे तमाम तरह के जो खतरनाक उनके इरादे थे उसको अंजाम देने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। ये लोग आईडी बनाने का प्लान कर रहे थे। आईडी बनाने का मटेरियल उन्होंने रिक्वायर कर लिया था। काफ़ी सारे कुछ वेपन्स भी इनके पास से मिले हैं और इनके 2 फोल्ड प्लान्स थे। एक तो आईडी बना के कुछ ना कुछ टेरर एक्टिविटी कैरी आउट करते और कुछ टारगेटेड किलिंग करने की भी टास्किंग इनको आने वाली थी। इनमें अशरार दानिश सेंट्रल फिगर के तौर पे उभर रहा है और अशरार दानिश जो है एक पाक हैंडलर के टच में था। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था जिसका कि नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में था और इनका मकसद आने वाले दिनों में भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देना था। लेकिन पुलिस की जो इंटेलिजेंस है उसने एक तरीके से बहुत सटीक तरीके से काम किया और ये देश के अलग अलग राज्यों से इनका पूरा नेटवर्क हत्थे चढ़ गया है पुलिस के। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है और इनके नेटवर्क में शामिल जो दूसरे नौजवान हैं उनको भी गिरफ्तार करने का काम जो है वो चल रहा है। तो आज क्लियर कट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध दिनेश गौतम के साथ।